हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 74 है। 73 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, आप लोग जो है कि अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। वीडियो को देखने से पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उसके बाद से देखा कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेंडियर झील किस देश में अवस्थित है? कनाडा, रूस, ईरान, बोलीविया। देखिए, रेंडियर झील ये किस देश में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका कहाँ पे? तो कनाडा में। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है? तुजू दर्रा, दिफू दर्रा, नीति दर्रा, रोहतांग दर्रा। पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्रा जो है कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। तो कौन सा दर्रा है? तो ये है आपका रोहतांग दर्रा, ठीक है। ये है हिमाचल प्रदेश में और ये मनाली को लेह से जोड़ता है और यह पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है, रोहतांग दर्रा। तुजू दर्रा की अगर हम बात करें तो ये मणिपुर राज्य में पड़ता है। दिफू दर्रा की अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में है, म्यांमार तथा चीन की सीमा पर, ठीक है। नीति दर्रा की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में है और यह मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए एक रास्ता देता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अगर हम बात करें एरिमोफाइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कि रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं? एरिमोफाइट्स बोलते हैं। लिथोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ये चट्टानों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको हम लिथोफाइट्स बोलते हैं। सेमोफाइट्स की बात करें हम तो ये बालू में जो पौधे उगते हैं उनको सेमोफाइट्स बोलते हैं। और स्क्लेरोफाइट्स की अगर हम बात करें तो जो काष्ठीय झाड़ीदार पौधे होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से, सेफ्रान क्रांति केसर उत्पादन से, मूंग क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से, स्लेटी क्रांति जूट उत्पादन से। देखिए, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, परामनी क्रांति की अगर हम बात करें तो ये जो है कि भिंडी उत्पादन से संबंधित है। अगर हम बात करें सेफ्रान क्रांति की तो ये केसर उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति की बात करें हम तो ये मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। अगर हम बात करें स्लेटी क्रांति या फिर ग्रे क्रांति की तो ये जो है कि जूट उत्पादन से नहीं, ये जो है कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो ये है आपका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में सेम वही चीज़ दिया गया है कि हेलोफाइट्स कौन से पौधे होते हैं? हेलोफाइट्स कौन से पौधे होते हैं ये? तो ये जो है कि अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं हेलोफाइट्स बोलते हैं। ऑक्जिलोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ये जो है कि अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को हम ऑक्जिलोफाइट्स बोलते हैं। हीलोफाइट्स की अगर हम बात करें तो जो पौधे दलदल में उगते हैं उनको हम हीलोफाइट्स कहते हैं। और लिथोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ये जो कि चट्टानों पर जो पौधे उगते हैं उसको हम लिथोफाइट्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 कौन सा है? 3, 2, 1, 4 है आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम बात करें एग्रोस्टोलॉजी की
एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है किसका? तो घासों का अध्ययन एवं पालन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में, ठीक है। एल्गोलॉजी की अगर हम बात करें तो एल्गोलॉजी में जो है कि शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो इसमें आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी की हम बात करें तो इसमें जो है कि पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 4 3। 2 1 4 3 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, पैलियोबॉटनी की अगर हम बात करें तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पैलियोबॉटनी में। पेलिनोलॉजी की बात अगर हम करें तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी की बात करें हम तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है कि पादप रोगों का उपचार का अध्ययन किया जाता है। और पीडोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कि मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A4 मतलब 4213 4213 हो जाएगा आपका ये सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, इसमें कुछ आविष्कार का नाम दिया गया है और इसके आविष्कारकर्ता कौन थे ये बताना है, ठीक है। देखिए, हैजा का जो रोग है उसके आविष्कारकर्ता कौन है? हैजा रोगाणु का, तो इसके हैं रॉबर्ट कोच, ठीक है। हैजा के रोगाणु का आविष्कारक कौन है? तो रॉबर्ट कोच हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुष्ठ रोग का तो कुष्ठ के रोगाणु का तो ये हैं हैंसन है। मलेरिया के रोगाणु की अगर हम बात करें तो इसका है चार्ल्स लावेरान। एंड डिप्थीरिया के रोगाणु की अगर हम बात करें तो क्लेबस व बजरनिक हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 का 3 2 1 4 मतलब 3 2 1 4 3 2 1 4 कौन सा है? 3 2 1 4 है आपका ये सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें फ़कीर विद्रोह की, ठीक है, तो फ़कीर विद्रोह ये विद्रोह जो कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ किया गया था और मजनू शाह एवं चिराग अली शाह इसके नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। रामोसी विद्रोह की अगर हम बात करें तो इसके जो नेतृत्व कर रहे थे चितूर सिंह कर रहे थे, ठीक है। ये होगा ये। पागलपंथी विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ हुआ था और इसका नेतृत्व जो है कि करम शाह कर रहे थे। बिहार किसान सभा का गठन जो है कि सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा 3421 3421। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम बात करें आदिल शाह राज्य की तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बीजापुर से। निजाम शाही राज्य की अगर हम बात करें तो ये अहमदनगर से संबंधित है। इमाद शाही राज्य की अगर हम बात करें तो ये बरार से संबंधित है। और कुतुब शाही राज्य की बात करें हम तो ये गोलकुंडा से संबंधित है। तो ये हो जाएगा 2 1 4 3 2 1 4 3 कौन सा है? ये सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। देखिए, अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका प्रयागराज, सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। इससे कम जो है कि ये पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद है, तीसरे नंबर पे आपका गाजियाबाद है एंड चौथे नंबर पे है आपका आजमगढ़ है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद की बात करें 2011 की जनगणना के हिसाब से तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को,
प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा जो स्थापित संघ में जो अवशेष शक्तियां हैं वो किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से असत्य कथन पहचानिए। हुमायूं मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने शुरू करवाया। दूसरा है कि हुमायूं मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं मकबरा ज्यामिति चतुर्भुज आकार के बने उद्यान के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। एंड फोर्थ है कि हुमायूं का मकबरा 4 बाग पद्धति में बना द्वितीय स्थापत्य स्मारक था। इसमें से असत्य कथन बताना है आपको। देखिए हुमायूं का मकबरा का निर्माण जो है कि 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने शुरू करवाया। बिल्कुल सही है। हुमायूं मकबरे को ताजमहल का क्या बोला जाता है? पूर्वगामी माना जाता है इसको। ठीक है, जो हुमायूं का मकबरा है उसको जो है कि ताजमहल का ये पूर्वगामी माना जाता है इसको। हुमायूं मकबरा ज्यामिति चतुर्भुज आकार के बने उद्यान के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग पद्धति से बना द्वितीय स्थापत्य स्मारक है। देखिए जो हुमायूं का मकबरा है 4 बाग पद्धति से बना, ये द्वितीय स्थापत्य स्मारक नहीं है, ये जो है कि आपका क्या है? ये प्रथम स्थापत्य स्मारक है। ठीक है, द्वितीय नहीं है ये। तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? दीवान ए आम फतेहपुर सिकरी, दीवान ए खास फतेहपुर सिकरी, जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर, नगीना मस्जिद दिल्ली। देखिए इसमें से आपको गलत बताना है। दीवान ए आम कहाँ पे है? तो ये आपका फतेहपुर सिकरी में। दीवान ए खास की बात करें तो ये भी आपका फतेहपुर सिकरी में है। जहांगीर का मकबरा ये कहाँ पे? तो ये शहादरा लाहौर में है। और नगीना मस्जिद की बात करें हम तो यह दिल्ली में नहीं है, नगीना मस्जिद जो है कि कहाँ पे है? तो ये आगरा में है। अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता है? उज्जैनी, काशी, कान्यकुब्ज, पाटलिपुत्र। पूछा जा रहा है कि अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? किसको कहा जाता था? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो फर्रुखाबाद है उसमें कान्यकुब्ज अथवा कन्नौज एक प्राचीन नाम था ये, और इसको जो है कि महादेव नगर भी इसका नाम था। ठीक है, महादेव नगर भी इसका नाम था। और पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना जो है कि पुरुरवा के पुत्र अमावसु ने की थी, और इसका प्राचीन नाम जो है कि महोदय भी मिलता है इसमें। ठीक है, अगर देखा जाए पुराणों के हिसाब से तो ये हो जाएगा आपका कान्यकुब्ज। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, उस टाइम पे भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड डफरिन। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसका टाइम ड्यूरेशन 1884 से लेकर के 88 तक रहा है। देखिए अगर हम बात करें भारतीय कांग्रेस की स्थापना की, तो कांग्रेस की स्थापना जो है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? तो एयो ह्यूम थे। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी, प्राकृत, पाली, संस्कृत। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो इसकी लिपि है ब्राह्मी। देखिए अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख, एक जो है कि शाहवाजगढ़ी और मनसेहरा की लिपि जो है ना, ये ब्राह्मी ना होकर के क्या है? तो ये खरोष्ठी है। और इसके अतिरिक्त एक द्विभाषी लेख शेर कूना से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है
सामवेद को। देखिए सामवेद में साम जो का अर्थ ही होता है गान, और सामवेद से ही सबसे पहले सारे गामा पा का जानकारी प्राप्त होता है, और इस वेद को जो है कि भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में देवताओं की संस्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें यज्ञ संबंधी विधियों के बारे में वर्णन किया गया है, और अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो इसमें जादू टोना, भूत प्रेत और औषधियों से संबंधित इसमें जो है कि उल्लेख या वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? सुल्ताना बेगम, कोकी अनगा, माहम अनगा, जोजी अनगा। पूछा जा रहा है कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? कौन थी? तो वो थी माहम अनगा। सी ऑप्शन आपका सही है। यह एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, और ये इसलिए बनी थी क्योंकि अकबर जो है कि अल्पवयस्क था। ठीक है, इस वजह से जो है कि ये जो है कि महिला प्रधानमंत्री बनी गई थी, और इस काल को पेटीकोट शासन कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि महिला प्रधानमंत्री थी, इसलिए जो है कि इसको पेटीकोट शासन कहा गया। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पशुपति शिव के प्रमाण मिले हैं? रोपण, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, सुरकोटता। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पशुपति शिव के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से मिले हैं? तो वो मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता मतलब पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, और इनमें चारों ओर जो कि हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा जो है कि विराजमान है। ठीक है, रोपड़ की हम बात करें कहाँ पड़ता है? तो ये पंजाब रूपनगर में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात कच्छ में पड़ता है। और सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? तो ये भी गुजरात कच्छ में पड़ता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था? जोधपुर, अहुआ, बीकानेर, अलवर। देखिए 1857 ईस्वी में विद्रोह में राजस्थान के अहुआ नामक स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व जो है ठाकुर कौशल सिंह ने किया था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान जो है कि कौन सा है? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी ID है StudyWithSri25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से आप कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।